बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का लेसन आवर सेकंड पोएम दैट इज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। मेरे ख्याल आज ज़्यादा एसटी कॉलरेज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेसन हम पहले ही कर चुके हैं इसका। अच्छा जी, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कहानी एक बहुत पुराने मल्लाह की, ठीक है, एक कश्ती चलाने वाले की। और कश्ती चलाने वाला जो है, लेट्स सी, अब आप ये देखें कि अब राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, एक समंदरी वोएज है। समंदर का ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और इनर कॉन्शियस से, ठीक है। समंदर को जब भी हम लेते हैं ना, तो उसके अंदर हमेशा आपकी डीप थॉट्स आती हैं, एक शायर की डीप थॉट्स आती हैं। इट मींस कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी थ्रू द वॉयज, ठीक है, थ्रू द सी वॉयज। समंदर का सफर जो है वो सिंबलाइज करता है सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी को, कि इंसान क्या डिस्कवर करता है। समुद्री रास्ते क्या थे? जब समुद्री रास्ते एक्सप्लोर हुए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके डिस्कवर हुए, जैसे कोलंबो है, नाइजीरिया है, अफ्रीका है, ये सारे थ्रू समंदर ही एक्सप्लोर हुए। लेकिन शायर समंदर को कैसे लेता है? शायर कहता है कि इंसान की, या हम अगर साइकोलॉजिकली देखें तो इंसान के थ्री स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। नंबर वन कॉन्शियस, नंबर टू सब कॉन्शियस एंड नंबर थ्री इनर कॉन्शियस, जिसको हम इनर सेल्फ भी कहते हैं। कॉन्शियस इज द व्यू, ठीक है, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा नजरिया, यानी कि मुझे मेरे सामने जो नजर आ रहा है दैट इज कॉन्शियस। ये लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है, ये मोबाइल मेरे सामने पड़ा, दैट इज माई कॉन्शियस। व्हाट इज माई सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस हमारी बाज औकात कुछ फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अकीदे होते हैं, हमारा ईमान होता है, हमारा फेथ होता है, बाज औकात हमारे ड्रीम्स होते हैं। और सबकॉन्शियस में बाज औकात कुछ ऐसी भी फीलिंग्स होती हैं जो इंसान को खुद पता नहीं होती, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान अपने आप, बाज औकात देखें, एक इंसान बुरा क्यों होता है? एक्चुअली उसको अपनी बुराई पता नहीं है। वो इस वजह से बुरा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये बुरा है, उसको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये बुराई एक्चुअली मैं खुद कर रहा हूँ। आप देखें ना, बाज लोगों को आप कहते हो कि भाई आप यहाँ पे, वो कहते नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ। एक्चुअली वो अपना सबकॉन्शियस ही कभी जान नहीं पाता। तो वो जो अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी है ना, वो जो मैं एक शेर अक्सर बोलती हूँ, वो बेसिकली हमने अपना सबकॉन्शियस एक्सप्लोर करना होता है। और जब हम, एक इंसान अपना अपना सबकॉन्शियस एक्सप्लोर करता है, एक बुरा इंसान बुरा इस वजह से नहीं होता कि वो बुरा है, उसको पता ही नहीं होता कि वो बुरा है। तो जब हम अपना सबकॉन्शियस एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता चलता है ओहो अच्छा मैं तो यहाँ पे गलत हूँ। तो जब हम अपनी करेक्शन शुरू कर देते हैं तो जिंदगी ठीक हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली आवर सबकॉन्शियस। हमारी बाजू का रिप्रेस फीलिंग्स भी होती हैं। और अनकॉन्शियस या हम इनर कॉन्शियस क्या कहेंगे, कि सब कॉन्शियस के पीछे भी एक और लेवल है, वो है अपने आप को जब इंसान जान जाता है तो वो इनर कॉन्शियस हो जाता है। अपने आप को जान लेना, जान लेने के लिए कॉन्शियस से सब कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस से इनर कॉन्शियस का सफर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द थिंग जो कि यहाँ पे आपको इस समंदरी वॉयज के जरिए पता चलेगी, ठीक है, एक समंदरी रास्ते के जरिए, एक समंदरी सफर के जरिए। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि 1772 में पैदा हुआ और 1834 में इसकी डेथ हुई, यानी कि 19th सेंचुरी पोइट था। Poet, critic, and philosopher born in Devonshire, a country in which southwest England, as a youngest of 14 children of a vicar, collaborating with the Wordsworth on the revolutionary lyrical ballads of 1798. Poems such as The Rime of Ancient Mariner, Christabel, and Kubla Khan demonstrate Coleridge's talent for fantastic imagery. Rime of Ancient Mariner is the first poem in lyrical ballad. ठीक है, ये पहली जो पोएम थी, ये जो कि बैलेड फॉर्म में लिखी गई लिरिकल बैलेड, एक बहुत लॉन्ग पोएम है। और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है दैट इज ऑब्वियसली एन एंशिएंट मैरिनर। इसकी ग्लिटरिंग आइज है, ठीक है। और ये जो है एक वेडिंग गेस्ट को एक कहानी सुनाता है। अब वो वेडिंग गेस्ट जो है वो इसकी कहानी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको अपनी पार्टी की पड़ी होती है, उस वेडिंग की पड़ी होती है जहां पे उसने जाना होता है। लेकिन एंशिएंट मैरिनर पहले उसको जो है जैसे कहना चाहिए कहता है कि भाई तुम मेरी कहानी सुनो,
वो नहीं सुनना चाहता, लेकिन एंशियंट मैरिनर की ऐसी ग्लिटरिंग आईज होती है कि वो अपनी आंखों के जादू से उस वेडिंग गेस्ट को किसी ना किसी तरह वो कहानी सुनाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली नैरेटर इज एन एंशियंट मैरिनर, और जो कहानी सुनने वाला है वो एक वेडिंग गेस्ट है। कॉन्टेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं। मैंने पानी बना दिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पब्लिश इन लिरिकल बैलेड, द पोएम रिटन इन रोमांटिक स्टाइल, प्रोटैगनिस्ट एंशिएंट मैरिनर इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कहानी एंशिएंट मैरिनर ने सुनाई है। पोएम इज फुल ऑफ इमेजिनेशन, फैंटेसी एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। कैरेक्टर्स देख लेते हैं जी। एंशिएंट मैरिनर है, इसमें वेडिंग गेस्ट है। अब एंशिएंट मैरिनर इस वेडिंग गेस्ट को एक कहानी सुनाता है। किसकी कहानी सुनाता है? अपनी कुछ सेलर्स की, एल्बेट्रोस की डेथ की, और नाइटमेयर लाइफ एंड डेथ की। ठीक है, लेट्स सी कि ये एंशिएंट मैरिनर किसी ऑब्वियसली किसी कश्ती पे सवार है जिसके अंदर कुछ सेलर्स हैं, एक बर्ड है एल्बेट्रोस उसके, और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से डेथ और नाइटमेयर लाइफ एंड डेथ के साथ इसका एक इंटरेक्शन होता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर देखते हैं कि जो वेडिंग गेस्ट है, ठीक है, वो एक वॉयज में एक स्टक हो जाता है आइस में, एंड सॉरी, ये कहानी सुनाता है एक वेडिंग गेस्ट को। ठीक है, और वो कहानी क्या है कि एक समंदर का रास्ता है जिसमें एक कश्ती होती है जो स्टक हो जाती है एक आइस की, और वो एक एल्बेट्रोस, एक जो बर्ड होता है, उसको किल कर देता है। अब कहानी जब स्टार्ट होती है, ये तो खैर हेडिंग है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक वेडिंग गेस्ट होगा, एक वॉयज होगा, स्टक इन आइस होगा, और वो एल्बेट्रोस को पार्ट वन में किल कर देता है। The mariner stops a wedding guest and forces him to listen his story. The ship sails out to equator. ठीक है, मैरिनर एक वेडिंग गेस्ट को स्टॉप करता है और उसको कहता है कि तुमने मेरी बस कहानी सुना, और जबरदस्ती कहानी सुनाया जा रहा है। अब वो जो शिप सेल साउथ टू इक्वेटर, जो शिप जो है वो साउथ टू इक्वेटर जो है वो सेल करती है। शिप ड्राइव्स बाय स्टॉर्म इनटू डिसोलेट एंटार्क्टिका, दे स्टक इन आइस। अब शिप जो है वो चलते चलते एक स्टॉर्म में फंस जाती है इनटू डिसोलेट एंटार्क्टिका, और वो एक आइस में जाके फंस जाते हैं। एंड एल्बेट्रोस अपीयर्स थ्रू द फॉग लाइक अ मैसेंजर ऑफ होप। अब जब उनको लगता है कि भाई ये उनकी जो कश्ती है वो डूबने लगी है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए ना अचानक से एक बर्ड आता है थ्रू अ फोक लाइक मैसेंजर ऑफ होप। इट इज बी फ्रेंडेड बाय द शिपमेट्स, और वो दोस्ती हो जाती है उसकी शिपमेट्स के साथ। द आइस स्प्लिट्स, आइस जो है वो टूट जाती है। साउथ वाइंड स्प्रिंग अप, साउथ वाइंड चलना शुरू कर देती हैं, एंड टेक देम नॉर्थवर्ड, और वो नॉर्थवर्ड की तरफ जाना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि अब क्या होता है कि जब वो कहा होता ये कि कश्ती ना डूबने वाली होती है। ठीक है, अब वो जब डूबने वाली होती है और सबको पता होता है कि भाई ये तो कश्ती डूब जाएगी, तो अचानक से एक एल्बाट्रोस आता है, एक बर्ड आता है, और वो कश्ती के उस तरफ से बैठ जाता है जहां पे जो है मतलब वो तूफान जो है, यानी कि जब भी आने लगता है तो वो बर्ड बैठ जाता है और तूफान से उस कश्ती को किसी ना किसी तरह बचा लेता है। अब होता ये है कि वहां पे उसके जितने भी शिपमेट्स होते हैं, यानी कि जो सेलर्स होते हैं इतने सारे, उनकी दोस्ती हो जाती है एल्बेट्रोस के साथ, और वो उसको मैसेंजर ऑफ होप समझना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो नॉर्थवर्ड की तरफ, यानी कि उस तूफान में वो नॉर्थवर्ड की तरफ चलना शुरू हो जाती है, और हवाएं फिर चलना शुरू हो जाती है ऐसे। तो उनको लगता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है उन तमाम सेलर्स को, कि शायद ये इस बर्ड की वजह से हो रहा है, और ये बर्ड ही है जिसकी वजह से हम बच गए। एक दिन क्या होता है, वो जब मैरिनर होता है ना, वो अपनी क्रॉस बो के साथ, यानी कि तीर कमान के साथ उस एल्बेट्रोस को ना शूट कर देता है, मार देता है। अब वो जो है, जो जितने भी सेलर्स होते हैं उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई इसने उसको क्यों मारा है, क्योंकि वो तो हमारा एक भाई मैसेंजर ऑफ होप था, तो इसने उसको क्यों मार दिया। तो अब क्या होता है कि जब वो उसको मार देता है तो तूफान आने भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, हवाएं चलने भी, मतलब वो जो तूफानी हवाएं होती है वो भी खत्म हो जाती हैं, विंड्स भी नॉर्मल हो जाती हैं, हर चीज कूल एंड काम हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन सेलर्स को एहसास होता है कि एक्चुअली वो जो तूफान आ रहा था शायद वो इस एल्बेट्रोस की वजह से आ रहा था,
और क्योंकि अब एल्बाट्रोस नहीं है तो हमारी जिंदगी कूल एंड काम हो गई है। तो अब क्या होता है, वो शिप जो है वो भी काम हो जाती है एक पैसिफिक में जाके। अब सेकंड पार्ट में, अब ये तो हो गई जनाब उसकी, उसको वो जब एल्बाट्रोस को मार देता है, बर्ड को किल कर देता है, तो वहां पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है और फिर फाइनली वो शिप जो है कूल एंड काम चलना शुरू हो जाती है। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि शिपमेट्स क्या करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसने उस बर्ड को मारा है, हमारे ऊपर एक मनहूसियत तारी हो गई है। द क्रू गेट्स एंग्री अगेंस्ट हिज डीड। उनको बड़ा गुस्सा आता है कि तुमने उसको क्यों मारा, क्योंकि अब वो सफर करते हैं, उनके इर्द गिर्द पानी पानी होता है, लेकिन उनके पास वो इसके बावजूद प्यास से जो है ना वो मर रहे होते हैं कि उनके पास कोई पानी नहीं बचता। अब उनको ये लगता है कि एक्चुअली ये जो मैरिनर है, एंशियंट मैरिनर, इसने जो बर्ड को मारा है, इसकी वजह से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर ये मनहूसियत तारी हो गई है कि हम अब प्यासे रह गए। दे हैंग डेड बर्ड अराउंड द मैरिनर नेक। अब वो क्या करते हैं, वो जो डेड बर्ड होता है ना, वो मैरिनर के नेक के इर्द गिर्द ना बांध देते हैं, ठीक है। और फिर डे आफ्टर डे वी स्टक, nor breath nor motion as idle as painted ship अपॉन अ पेंटेड शिप, ठीक है। डे आफ्टर डे वो जो है स्टक हो जाते हैं, ना वो ब्रीथ करते हैं ना मोशन करते हैं, एज इडल एज पेंटेड शिप, यानी कि बिल्कुल ही रुक जाते हैं अपॉन अ पेंटेड शिप, जैसे उनकी एक बिल्कुल ही एक कोई मरी हुई कोई शिप है, पेंटेड शिप है। और जैसे किसी स्क्रीन के ऊपर एक स्टक हुई हुई है और उसके पास उस मतलब उस शिप के अंदर कोई लाइफ नहीं है। ऑब्वियसली पानी नहीं था पीने को, सब कुछ खत्म हो गया और जहाज भी एक जगह रुका हुआ है। तो उन्होंने एंशियंट मैरिनर को इस क्राइम की सजा दी कि उसने क्यों मारा है, क्योंकि जब तक वो एल्बाट्रोस था उनकी जिंदगी में, तो जो है ये सब आराम से अपना काम कर रहे थे। पार्ट थर्ड के अंदर देखते हैं, अ स्केलेटन शिप कम्स एंड द शिपमेट डाई। अच्छा जी, पार्ट थर्ड का जो मेन आइडिया है वो ये है, अ शिप ऑफ स्केलेटन अपीयर्ड। अब होता ये है कि अचानक से ना दूर से एक शिप नजर आ रही होती है और सब सेलर्स बड़े खुश होते हैं कि भाई अब ये शिप आ रही है और शायद ये हमें पानी देंगे या लाइफ देंगे या कुछ भी। और जो है एक शिप ऑफ स्केलेटन आती है विद क्रू ऑफ 2, ठीक है। उसके अंदर 2 लोग होते हैं। नंबर 1 डेथ होती है, नंबर 2 लाइफ एंड डेथ होती है। द कास्ट डाइस एंड लाइफ एंड डेथ विंस मैरिनर। और वो जो कास्ट डाइस, ठीक है, अब वो कास्ट डाइस होता है, लाइफ एंड डेथ विद मैरिनर, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो जितने भी सेलर्स होते हैं ना, अब इसके अंदर दो दो चीजें होती है ना इस शिप के अंदर, शिप ऑफ स्केलेटन्स के अंदर, ठीक है। एक तो इसके अंदर डेथ होती है, एक लाइफ एंड डेथ होती है। अब वो जो डेथ होती है वो सारी की सारी जब डाइस होता है तो सेलर्स जितने भी हैं वो उनको डेथ मिल जाती है। लेकिन जो मैरिनर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो थोड़ा सा ना अपने आप को बाइट कर लेता है एक्चुअली, ताकि वहां से ब्लड आए, और वो उस ब्लड को पीने के साथ ना थोड़ा सा बोल पड़ता है। तो लाइफ एंड डेथ एक्चुअली मैरिनर को मिल जाती है भाई, ठीक है। सडनली क्रू मेट्स ड्रॉप डाउन डेड वन आफ्टर अनदर विद अ साइलेंट कोर्स अपॉन मैरिनर, ठीक है। और वो जो है कोर्स तो नहीं, इसको कर्स कहेंगे, कि वो जो है ना साइलेंट कर्स के साथ अपॉन मैरिनर वो मरना शुरू हो जाते हैं कि हमारी मौत तुम्हारी वजह से हो रही है एंशिएंट मैरिनर। देयर सोल्स फ्लाई अवे ऑडिबली, उनकी जो रूहें हैं वो ऑडिबली चली जाती हैं, लिविंग बिहाइंड डेड, उनकी पीछे बॉडीज रह जाती हैं, रोटन बॉडीज लाइंग विद ओपन आइज, रोटन बॉडीज रह जाती हैं उस कश्ती के ऊपर विद ओपन आइज, विच कॉन्स्टेंटली स्टेयर्स एट हिम, जो कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये जितनी भी तबाही हुई है एंशिएंट मैरिनर, ये तुम्हारी वजह से हुई है। पार्ट 4 के अंदर देखते हैं कि क्या होता है कि he is left alone for 7 days, he blesses the water snakes and spell is broken। अब वेडिंग गेस्ट जो है वो अफ्रेड है कि वो जो है वो स्पीक कर रहा है एक गोस्ट से, बट मैरिनर अश्योर्स हिम दैट ही डिड नॉट डाई, कि वो नहीं मरा था भाई। ही इज अलोन ऑन द शिप एंड ही ट्राइज टू प्रे बट ही कैन नॉट, ठीक है। वो कोशिश कर रहा था कि वो दुआ करे लेकिन वो कर नहीं सका। फॉर 7 days ही लुक्स एट द डेड मैन स्टेयरिंग एट हिम एंड कैन नॉट डाई। और वो जो है 7 दिन तक उन डेड मैन को देखता रहा और वो डाई नहीं कर सका। व्हेन ही सीज वाटर स्नेक्स ही ब्लेसेस देम। और जब उसने वाटर स्नेक्स देखे तो वो उनको ब्लेस करता है एंड फाइंड दैट ही कैन प्रे।
और फिर उसको लगता है कि वो ब्रेक ही कर सकता है। द एल्बेट्रोस फॉल्स फ्रॉम हिज नेक, एल्बेट्रोस उसके नेक से फिर गिर जाता है। अब क्या होता है, इट्स रेन, जैसे ही वो एल्बेट्रोस उसके गले से निकल के गिरता है तो क्या होता है, ही स्लीप्स एंड देन इट रेन, वो सो जाता है और फिर रेन शुरू होती है। अ रोरिंग वाइंड एंड स्टॉर्म कम्स एंड द डेड क्रू राइजेस एंड मैनेज द शिप। एक रोरिंग वाइंड जो है वो स्टार्ट होती है, स्टॉर्म आ जाता है और वो जो डेड क्रू जो होता है वो दोबारा से उठना शुरू हो जाता है और वो शिप में काम करना शुरू कर देता है। द स्पिरिट फ्रॉम द स्नो एंड आइस मूव्स देम टू द इक्वेटर अगेन एंड द शिप स्टैंड्स स्टिल। Eventually, the mariner reaches home, but the curse remains with him in that he must wander ever after land to land, seizing upon people and compelling them to hear his tale. अब क्या होता है, मैरिनर घर तो पहुंच जाता है लेकिन वो जो कर्स होती है वो रिमेन्स विद इन हिम, कि वो इर्द गिर्द वॉन्डर करता जाए, लैंड टू लैंड वो जाता है और वो ये कहानी सबको सुनाता है, लोगों को पकड़ता है, उनको सुनाता है और वो उनको कंपेल करता है कि वो इसकी ये कहानी सुने। द मैरिनर फोर्सेस गेट्स टू लिसन हिज स्टोरी। ठीक है, द स्टॉर्म हिट्स द शिप एंड इम्पेल्स इन साउथ, शिप स्टक इन द आइस। ये देखें जी, ये सारा कुछ होता है। एल्बर्ट्रोस मैसेंजर ऑफ होप, ठीक है, जो कि आता है और वो ये लोग बच जाते हैं, लेकिन मैरिनर जो है वो किल कर देता है एल्बर्ट्रोस को। और फिर जो है वो जो सेलर्स होते हैं वो पनिश कर देते हैं, इसको बांध देते हैं उसके साथ, एल्बेट्रोस के साथ। डेड एल्बेट्रोस हैंग्ड अराउंड मैरिनर्स नेक। स्केलेटन शिप आती है, ठीक है, इन शॉर्ट क्रू में मेट्स ड्रॉप डाउन डेथ, ठीक है, और ये सारे ये देखिए ये इनकी डेथ हो जाती है। शिप जो है वो मूविंग नॉर्थ, वो मूव करना शुरू करती है नॉर्थ को। अब यहाँ पे हम इसकी बेटा मेजर जो थीम्स हैं वो देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ का लास्ट जो मैसेज है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिसिंग रह गई कि एंशियंट मैरिनर जो है ना, फिर फाइनली जो है एक और उसको शिप मिलती है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटी शिप होती है जिसके अंदर एक पायलट होता है, पायलट सन होता है और एक हर्मिट, एक बुजुर्ग होता है, ठीक है। ये वाला एक सेक्शन एक रह गया है, वो मैं आपको जबानी सुना देती हूँ कहानी। हर्मिट कहते हैं बेटा एक बुजुर्ग को ना, तो अब उसके अंदर एक रिग्रेट तो होता है कि भाई उसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं या जो भी हुई हैं, या उससे बहुत ज्यादा जिंदगी में गलत फैसले हुए हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई और बाद में। तो ये जो है क्या करता है कि उस शिप, वो जब वो शिप उसको शिप देखता है तो वो उस शिप में सवार हो जाता है और उस हर्मिट को एक्चुअली वो कहता है कि मेरे से बहुत ज्यादा जिंदगी में खताएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो वो उसको कहता है कि मुझे वो स्टोरी सुनाओ जो तुमने मतलब तुमने क्या गलती की है। तो वो उसको स्टोरी सुनाता है और वो जो बुजुर्ग होता है वो उसके लिए प्रे करता है। जैसे ही वो प्रे करता है तो वो जो जितने भी सेलर्स होते हैं ना वो दोबारा से जाग जाते हैं, उनकी रूहें वापस आ जाती हैं और वो सारे के सारे उस शिप में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फिर अपने घर में आ जाता है। तो कहानी का एंड कुछ यूं होता है, द ग्रेटेस्ट जॉय इज टू लव ह्यूमन क्रिएशन, यानी कि वो कहता है कि जब 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 वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता रहा तो वो सुकून में नहीं रह सका, लेकिन जब वो तमाम सेलर जिंदा हो गए तो उसको एक सुकून मिला, ठीक है। और अब वो ये कहानी हर किसी को इसलिए सुनाता है ताकि वो ये मैसेज दे सके कि ग्रेटेस्ट जॉय इज टू लव ह्यूमन क्रिएशन, के इंसान जो ग्रेटेस्ट जॉय है ना वो ह्यूमन क्रिएशन से मोहब्बत करना है एंड नथिंग एल्स। अब यहाँ पे बेटा इसकी कुछ थीम्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टोरी के थ्रू वो क्या बताना चाहता है।